पीतमपुरा जहाँ जहाँ से लोग आते हैं सब लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। निकल नहीं सकते, बेटियां हैं हमारी, उनको निकलने नहीं देते, इतनी दिक्कत है यहाँ पर। पहले 2-4 पढ़ते थे, अब करते करते 200-300 बंदा आने लग गया। बहुत परेशान है, थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान है। क्या भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश रची जा रही है? क्या दिल्ली मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है? क्या गजवाए हिंद की तहत किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पीतमपुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एफपी ब्लॉक में एक मकान के अंदर से ही मस्जिद और मदरसा संचालित किया जा रहा है। ना सिर्फ मस्जिद और मदरसा संचालित हो रहा है बल्कि 5 वक्त की जिस तरीके से यहाँ पर नमाज अदा की जाती है, उस नमाज में शामिल होने के लिए दूर दराज से भारी संख्या में लोग एकत्रित होने के लिए विशेष वर्ग के यहाँ पर पहुंचते हैं। अब आप सोचेंगे तो फिर इसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि स्थानीय लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ना सिर्फ दिक्कत हो रही है बल्कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जब यहाँ पर नमाज का वक्त होता है, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, विशेष वर्ग के तमाम लोग यहाँ पर आकर एकजुट होते हैं, तो जो कॉलोनी का पूरा गेट है वो बंद कर दिया जाता है। किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। ना सिर्फ कॉलोनी का गेट बंद होता है बल्कि आने वाले जो लोग हैं वो इन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इन्हें उलझुल बातें कहते हैं, इनके साथ बदसलूकी करते हैं। और ऐसे में इन लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अहम बात यह कि स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि यह सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है और इन लोगों को दुबई से फंडिंग होती है ये सब कुछ करने के लिए। जिस मकान से मस्जिद संचालित की जा रही है उसका दुबई कनेक्शन सामने आया है। एक रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला पहले समझिए, फिर कई ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम जवाब लेंगे। दिल्ली के पीतमपुरा स्थित एफपी ब्लॉक से बेहद ही चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ जिहादियों ने घर को धीरे धीरे मदरसा और मस्जिद में बदल दिया है। पूरे ब्लॉक में सिर्फ 2 ही घर मुस्लिमों के हैं। उसके बाद भी जुम्मे की नमाज में भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें दूर दूर से आकर जिहादी नमाज पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब वहाँ से हिंदू लड़कियां और महिलाएं निकलती हैं तो उन पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं और ये जिहादी उनके साथ छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आते। सुदर्शन न्यूज ने जब मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि इस मामले में कहीं न कहीं दुबई कनेक्शन भी है, जिसकी पुष्टि खुद वहां के स्थानीय लोगों ने की है। पीतमपुरा जहाँ जहाँ से लोग आते हैं सब लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। फ्राइडे को यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप लोग पाँव रख नहीं सकते। निकल नहीं सकते, बेटियां हैं हमारी, उनको निकलने नहीं देते, इतनी दिक्कत है यहाँ पर। जगह नहीं देते, हम अगर निकलने की भी कोशिश करें तो भी नहीं निकलने देते। पहले 2-4 पढ़ते थे, अब करते करते 200-300 बंदा आने लग गया। अब ये नहीं पता हमें बाहर से कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। बाइकों पे आते हैं, मेन रोड पे खड़े होते हैं, देखते हैं, ऊपर देखते हुए जाते हैं। बहु बेटियां खड़ी हैं, बहुत परेशान है, थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान है। तो देखा आपने किस तरह से स्थानीय निवासियों ने अपनी पीड़ा सुदर्शन न्यूज को बताई। आगे की जांच में सामने आया कि जिहादियों के इस प्रकरण से वहां रह रहे हिंदुओं की प्रॉपर्टी के दामों में भी लगातार गिरावट आ रही है। ये लोग डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। कहीं पीतमपुरा अगला शाहीन बाग तो नहीं बन जाएगा और विरोध करने पर कहीं परिवारों में से कोई अगला रिंकू न बन जाए। इसलिए वक्त रहते आवाज उठाना और एकजुट होना बेहद जरूरी है। सुदर्शन न्यूज के लिए सागर कुमार के साथ शिवम शर्मा की रिपोर्ट। कौन है वो लोग जो इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं? आखिर इन जिहादियों का आका कौन है जो दुबई में रहकर इन लोगों को इशारे देता है, इन लोगों को आदेश देता है? आखिर क्यों एक घर से मस्जिद और मदरसा संचालित किया जा रहा है? क्या ये मस्जिद मदरसा रजिस्टर्ड है या फिर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है? ये सारी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवादी चिंतक जुड़ चुके हैं, अमित शंकर जी,
फजील अहमद जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। रिंकू जी हमारे साथ हैं, स्थानीय निवासी हैं, पीतमपुरा एफबी ब्लॉक का जो ये मामला है वहीं पर ये रहते हैं। तो रिंकू जी पूरा घटनास्थल और वहां पर क्या क्या होता है ये सब कुछ हमें बखूबी से बताएंगे और समझाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिंकू जी मैं आप ही के पास आऊंगी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? रिंकू जी, जो मस्जिद वहां से संचालित हो रही है, जिस तरीके से स्थानीय निवासी तमाम कह रहे हैं मदरसा संचालित हो रहा है, क्या ये रजिस्टर्ड है? कुछ जानकारी है आपको कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, और होता क्या है दरअसल, पूरी सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है वहां पर? मैम एक्चुअली में क्या था, ये मकान लिया हुआ था पहले किसी ने, और मकान वाला जो है वो चला गया दुबई, और इनको वो मकान ऐसे ही देके चला गया यहाँ पे। पहले इन्होंने बोला कि यहाँ पे ये ऑफिस बन रहा है, लेकिन ऑफिस की जगह इन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनानी शुरू कर दी। हमें उस समय पता नहीं था, पहले 2 लोग आते थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए। अब हर शुक्रवार को यहाँ पे जुम्मे पे कम से कम 250 से 300 आदमी इकट्ठा हो जाता है। तो पहले क्या यहाँ पे जो घर है, जो दुबई का व्यक्ति इन लोगों को घर देकर गया, तो पूरा परिवार यहाँ पर रहता है या कौन कौन कितने लोग हैं जो रहते हैं? मैम कोई नहीं रहता यहाँ पे, ये मौलाना है, उसको ये क्या नाम है मकान दे दिया इन्होंने। उसके अंदर इन्होंने सब पिलर हटा दिए, सब हटा दिए, और उसके बाद मस्जिद शुरू कर दी यहाँ पे इन्होंने। तो क्या पूरा मस्जिद का आकार दिया गया है उस घर को? बिल्कुल मैम, अंदर कोई दीवारें नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा हॉल बना दिया है। 300 आदमी बैठा होता है यहाँ पे हर शुक्रवार को। क्या जिस तरीके से स्थानीय लोग कह रहे हैं, जब महिलाओं से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, जब वो रिपोर्ट को कवर करने गए, तो स्थानीय महिलाएं कह रही हैं कि उनके साथ छेड़खानी भी होती है, उन्हें गाली गलौज की जाती है। 300 आदमी आते हैं, उनके स्कूटर, बाइक, गाड़ियां, सब साइकिल वगैरह पे आते हैं। ना मोहल्ले की लड़कियां, ना लेडीज, कोई वहां से निकल नहीं सकता। अगर वहां से निकलता है उस टाइम पे उन पे भद्दे कमेंट किए जाते हैं और अश्लील उनको मतलब बातें की जाती हैं उनसे। क्या आप लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत करने की कोशिश की? हमने मैम यहाँ का जो हमारा लोकल थाना है वहाँ पे भी कंप्लेंट डाली हुई है इसकी, एमसीडी पे भी कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब कोई इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है? नहीं, अभी तक मैम कोई एक्शन नहीं हुआ इसके। ठीक है रिंकू जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले फजील अहमद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी रिंकू जी के बाद। फजील अहमद जी, मुझे ये बताइए, क्या एक घर को मस्जिद की शक्ल दी जा सकती है? देखिए मोनिका जी, मस्जिद कोई भी अपने मर्जी से अपना घर अगर देता है तो वो मस्जिद बन सकती है। जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा, चूंकि मैं तो उस मामले को जानता नहीं, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मालूम हुआ कि ऐसा कुछ घटना है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपना घर देता है तो हम उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस्लाम उसे कहता है कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते या पढ़ सकते। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। अगर कोई स्वेच्छा से अपना घर दे कि भाई आप लोग, जैसा बहुत सा दिल्ली में बहुत सी जगह है जहाँ जुमे की नमाज में लोग काम करने वाले इधर उधर होते हैं और उनको मस्जिद नहीं है, तो वो लोग इस तरह के पार्क में या इस तरह से जुमे की नमाज अदा करते हैं। आज तक तो कभी कोई एतराज नहीं होता था। अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है थोड़ा सा लोग एतराज करने लगे हैं। पहले तो बहुत खुश होकर लोग ऑफर करते थे कि ठीक है आप लोग नमाज पढ़िए, अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर परमिशन है तो हम घर में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं? एक रेजिडेंशियल एरिया, क्या रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया जा सकता है जहां पर इतने लोग इकट्ठे हो? लोग रहेंगे, पूजा पाठ नमाज तो वहीं होगी ना। ऐसा थोड़े कमर्शियल एरिया है कि 10 से 5 होगा। ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिससे हम अपने धार्मिक कार्यों को करते हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया के सभी लोग अपने मजहब से जुड़े रहते हैं। वो लोग अपनी मजहबी कार्य को कभी भी करते हैं और जहाँ रेसिडेंस होता है वहीं करते हैं। लेकिन 250 लोगों की, 250 से 300 लोगों की भीड़ एकत्रित होना, रेजिडेंशियल एरिया जो एक छोटी सी कॉलोनी है, सबसे कोने का घर है, लाइन से सारे हिंदू परिवार रहते हैं। वो कह रहे हैं, हिंदू स्थानीय निवासी जो हैं वो ये कह रहे हैं हमें, एक सेकंड फजील जी, स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं कि हमें नमाज से प्रॉब्लम नहीं है, नमाज अदा कीजिए, अपना पूजा पाठ जो भी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन उन्हें मस्जिद से प्रॉब्लम है कि आपने घर को मस्जिद बना दिया और 300-400 लोग आते हैं और उन लोगों के पास ना जगह बचती है ना कुछ। देखिए अब मैं आपसे बताया कि मैं तो जगह को देखा नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर ही जितना कैपेसिटी होगी घर के अंदर उतने ही लोग ना बैठ सकते उसमें नमाज। फजील अहमद जी एक सेकंड, रिंकू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही से कहना चाह रहे हैं। जी रिंकू जी। ये ब्लॉक में सिर्फ 2 से 3 मुस्लिम के घर हैं, 2 मोहम्मदन या 3 मोहम्मदन के घर हैं। हार्डली 5 से 10 लोग हमारे ब्लॉक में जो है मोहम्मदन है।
आप ये बताइए 300 आदमी कहाँ से आ जाता है? दूसरे मोहल्ले से, यहाँ प्रीतमपुरा की बजाय बुराड़ी से और पता नहीं कहाँ शकूरपुर से कहाँ से लोग आके वहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। पूरे दिल्ली में एक ही मैम मस्जिद है क्या जो यहाँ पे आके ये सारे नमाज पढ़ते हैं? पूरी दिल्ली में एक ही मस्जिद है, आपको पता नहीं है? तो भाई साहब पूरी दिल्ली में हमारे ब्लॉक में ही आके नमाज पढ़ी जाएगी क्या? पूरी दिल्ली में हमारे ब्लॉक में ही आके नमाज पढ़ी जाएगी? कहीं से कोई भी आए, कोई शकूरपुर का आए, कोई कहीं का भी आए, आके यहीं पे नमाज पढ़ेंगे सारे? पूरी दिल्ली में एक ही मस्जिद खुली हुई है क्या ये? आपका है प्रॉब्लम है? नहीं, पूरी दिल्ली में एक ही मस्जिद नहीं, प्रॉब्लम तो हम अपना सॉल्व भी कर रहे हैं ना। पूरी दिल्ली में एक ही मस्जिद बनी हुई है क्या? आप मुझे ये बताओ ना। हर मोहल्ले में मस्जिद है, कोई दिक्कत नहीं है मस्जिद की। हम नहीं रहने देंगे भाई साहब, हमारे मोहल्ले में हम नहीं रहने देंगे। हमारी बहू बेटियां हैं, आप अपने मोहल्ले में रखिए, हम नहीं रहने देंगे यहाँ पे। हमारी बहू बेटी अलग है क्या? आपकी पता नहीं जी, आपकी अलग होंगी, पता नहीं, अलग है क्या? पता नहीं, हमें तो ये पता नहीं। अगर आपकी बहू बेटी होती ना तो आप यहाँ मोहल्ले के दूसरे 300 आदमी में आके इकट्ठे होते। तो आप थाने को कंप्लेंट कीजिए, थाना देखेगा उसको। आप थाने में भी कर दी हमने, थाने में कोई एक्शन नहीं हुआ, तभी हम सुदर्शन चैनल पे आए हैं ना। नहीं, थाने में एक्शन हुआ तो अब देख लीजिए कि भाजपा की सरकार है। हमने भाई साहब, आप हमें ये मत बताओ कहाँ कंप्लेंट करनी है। हमने एमसीडी में भी डाली हुई है, थाने में भी डाली हुई है। गलत शिकायत हमें मत बताओ हमें क्या करनी है। शिकायत पे एक्शन होते हैं। यदि वो लोगों ने जांच किया होगा, कोई चीज नहीं मिली होगी तो छोड़ दी होगी। नहीं, मतलब हमारे मोहल्ले में 10 लोग मुस्लिम हैं तो 300 बंदे कहाँ से आ जाते हैं भाई साहब? बाहर के बंदे भी आके क्या हमारे मोहल्ले में नमाज पढ़ेंगे क्या? या तो कल जामा मस्जिद खोल दी है भाई साहब हमने कि पूरे दिल्ली के जो है मोहम्मदन यहाँ पे आके नमाज पढ़ेंगे। सिखों सब एक दूसरे के मोहल्ले में नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, और फिर हम अपनी बहू बेटियां फजील अहमद जी, बहू बेटियों की बात कर रहे हैं, उन बहू बेटियों को गालियां दी जाती हैं। जो 300 लोग आते हैं ना वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, सुनिए फजील अहमद जी, जो 300 लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो उस इलाके की बहू बेटियों को गालियां देते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। वो मौलवी इस बात को पहले कबूल भी कर चुका है, अपने गुनाह को कबूल भी कर चुका है कि हाँ भाई मैंने इन लोगों के साथ बदतमीजी की थी, ये पहले की पुरानी वारदात है। और अब इस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और अगर आपके यहाँ भी बहू बेटियां हैं तो आपकी मस्जिद में बहू बेटियां नजर क्यों नहीं आती हैं? आपको मोनिका जी नहीं पता है, हमारे यहाँ मस्जिद में लेडीज की मस्जिद अलग होती है और जेंट्स की अलग होती है। ऐसा क्यों? पूजा पाठ जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे तो कोई इसका तो कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों जवाब नहीं है? क्यों जवाब नहीं है? हिंदू धर्म गुरुओं से जब बात की जाती है तो उनके पास हर एक तर्क का जवाब होता है, तो आपके पास इस बात का जवाब क्यों नहीं है? जवाब तो आपको देना होगा ना। जेंडर इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती है फजील अहमद जी, जेंडर इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती है? सुना है आपने जेंडर इक्वालिटी? आपकी मस्जिदों में कभी महिलाएं क्यों नहीं नजर आती? मस्जिद हमारी अलग है, हमारा कस्टम्स है, हमारे जो दीन इस्लाम का तरीका है। कस्टम्स को समझा दीजिए ना, कस्टम्स को समझा दीजिए। हम आपका कस्टम समझना चाहते हैं। रिंकू जी को आप कह रहे हैं कि हमारी भी बहू बेटियां हैं, तो आपकी वो बहू बेटियां मस्जिद में नजर नहीं आती हैं। आप कस्टम की बात कर रहे हैं तो मुझे कस्टम समझा दीजिए। बाकी के 290 नजर क्यों नहीं आती? आप देखना नहीं चाहते ना, आपको सिर्फ एक गलत एंगल दिखाया जाता है, आप जानबूझकर गलत एंगल दिखाने की कोशिश करते हो। आप रटा रटाए क्राइम बोल देते हैं कि गलत एंगल है। नहीं फजील अहमद जी, मुझे इस बात का तर्क चाहिए। मैं आपको समय दे दूं सोचने के लिए, अगर आप चाहें तो आप समय ले सकते हैं, मैं आपको समय दे देती हूँ। पुलिस प्रशासन वो कार्रवाई करेगा अपना। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, जिहादियों का दबाव रहता है या किस बात की समस्या है? लेकिन सुदर्शन इस मुद्दे को उठाएगा और प्रशासन पर दबाव बनाएगा कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, आप रिंकू जी को बहू बेटियों की बात करें कि हमारी भी बहू बेटियां हैं, ऐसा कुछ हम नहीं जानते, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। वो क्या है, वो पुलिस का काम है। आपने कहा, आपने अपने कस्टम की बात की, मैं उस कस्टम को समझना चाहती हूँ। फजील अहमद जी, काम है, इस्लाम उनको बहुत जी नहीं फजील अहमद जी, अगर कोई बात करे तो उसको समझाइए। आप अपने कस्टम की बात कर रहे हैं तो मैं उस कस्टम को समझना चाहती हूँ कि मस्जिद में आखिर महिलाएं क्यों नहीं? जब आप बहू बेटियों की बात करते हैं तो बहू बेटियां मस्जिद में क्यों नहीं दिखती? मैम रहने वाले 10 लोग हैं यहाँ पे मोहम्मदन, और इकट्ठे 300 लोग होते हैं, बाकी के 290 कहाँ से आते हैं? कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो करेगा अपना काम। सर लॉ एंड ऑर्डर की तो है, वो प्रशासन भी करेगा, लेकिन सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है फजील अहमद जी, सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत शायद हो रहा है। ये पहले भी देखा गया है। अमित शंकर जी का मैं रुक करूंगी, तब तक आप सोच लीजिए, क्योंकि अपने कस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिएगा, मैं आपको वक्त दे देती हूँ। अमित शंकर जी राष्ट्रवादी चिंतक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शंकर जी, हर बार ये देखा जाता है कि किसी कॉलोनी में या किसी एरिया में, शाहीन बाग में भी हमने ये देखा था कि एक घर लिया जाता है विशेष वर्ग के द्वारा, धीरे धीरे बाकी के घरों को खरीदा जाता है, या फिर वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो एफपी ब्लॉक में हो रही हैं पीतमपुरा के।
ताकि जो हिंदू है वो परेशान होकर पलायन कर जाए, वहां के प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाए, वही यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। मोनिका जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये आग्रह है आपके पैनलिस्ट से कि मैंने सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी, किसी को टोका नहीं, वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने जी। जो आपने फजील अहमद जी से जो आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि क्यों उस घर में क्यों नमाज पढ़ी जा रही है, ये प्रश्न आपका गलत है। फजील अहमद से आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान में जगह जगह रेलवे ट्रैक पे, एयरपोर्ट पे, सड़कों को रोक के, फ्लाईओवर पे, हॉस्पिटल में, होटलों में, मॉल में, हर जगह तमाशा करके नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? सही सवाल ये है। अब जो दूसरा सवाल है कि क्या घर में नमाज पढ़ी जा सकती है, देखिए आपको जहां पे जिस घर में जो कुछ करना हो कीजिए, लेकिन आसपास रहने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका तमाशा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। और एक घर में अगर 300 लोग आके नमाज पढ़ रहे हैं, जैसा रिंकू ने कहा कि उस पूरे ब्लॉक में 2-3 मुसलमान घर हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो जिहाद फैलाने का प्रयास जो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के मुसलमान कर रहे हैं, ये उसी किताब में एक नया पन्ना ऐड किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के राज्य में दिल्ली के मुसलमानों को पता है कि पुलिस और प्रशासन इनके साथ है, इन्हें कुछ नहीं कहेगा, और ये इसका पूरा फायदा ले रहे हैं। शाहीन बाग से होके रिंकू शर्मा के हत्याकांड तक, और अब पीतमपुरा में हम ये 100 बार देख चुके हैं कि जब जब इस शहर का मुसलमान कुछ दुस्साहस करता है, पुलिस और प्रशासन शांत हो जाती है, और ये बात यहाँ के मुसलमानों को पता है। तीसरी, अगर नमाज पढ़ने का इतना चस्का है, इनसे कहीं ना उत्तर प्रदेश में जाके पढ़ ले। ये जो फजील जो हरे रंग का नीले रंग का कुर्ता पहन के बैठे हैं, इनसे बोलिए उत्तर प्रदेश में जाके नमाज पढ़ ले, पूरे देश में दुनिया में पढ़ते हैं, आप उत्तर प्रदेश क्यों ला रहे हैं? चौथी बात, ये जो आदमी आपके शो पे बैठा है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं पढ़ी जाती है के साथ इस बात को कबूल रहा कि हाँ हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, और तुमको जो करना है कर लो, तुम पुलिस में जाके शिकायत देश में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। शर्म है ना, इसके आंख में गैरत है। उत्तर प्रदेश को पढ़ा रहे हैं। छोड़ दीजिए, ये सिर्फ मुसलमान जिहाद का एक नया रूप है जो हम दिल्ली में और अरे नहीं चलने वाला ये सब आपका ढोंग जो है, पाखंड नहीं चलने वाला, ये सब मुस्लिम चैनल बेच रहे हैं आप लोग बैठ करके पाखंड, वहाँ पे हम देख रहे सब हैं। पाकिस्तानी है सब, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रच रही है लोग, मैं कहना चाहूंगा सब पाकिस्तानी, फजील अहमद जी, एक सेकंड, देश को तोड़ने की साजिश हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। अमित शंकर जी रोकूंगी, एक सेकंड अमित शंकर जी। फजील सब अहमद जी कुछ कह पाकिस्तानी रहे को हैं, बैठा रखा है चैनल पे आपने। क्या कह रहे हैं फजील अहमद जी? आप हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुस्तान को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने गिरबान में झांक कर देखिए। अरे आपके लिए तो जेंडर इक्वालिटी में कुछ भी नहीं है, आप जेंडर इक्वालिटी भी नहीं समझते हैं। आप पूजा पाठ के नाम पर भी पुरुष और महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं, जरा झांक कर देखिए। और आप हमें कह रहे हैं हमारे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भाई साहब अमित जी यूपी की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों को बैठा रखे आप चैनल पर जाकर, तो धर्म में बहु बेटियों देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश में नहीं नमाज पढ़ते, देश को नहीं रहते 10 लोग हैं यहाँ पे और बंदे 300 आते हैं पढ़ने के लिए। सब दिख रहा है फजील अहमद जी। आप अपने मोहल्ले में इकट्ठे करो 300 बंदे 500 बंदे, हमारे मोहल्ले में क्यों भेज रहे हो? गरीबी, भ्रष्टाचार, अरे ये बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं, अरे ये पाखंडी है सब, ये ढोंग रचते हैं। पूरी दिल्ली में एक ही मस्जिद है क्या? एक मिनट, अरे पाखंडियों को बैठा रखे आप, पाखंडी कह रहे हैं आप? किसको पाखंडी कह रहे हैं? ये क्या जानते हैं देश की संस्कृति के बारे में? किसको पाखंडी कह रहे हैं आप? ये बाप दादा कभी कुर्बानी दी है क्या? कभी जाके लड़े क्या फौज में? कभी देश की आजादी में इन लोग का कोई सहयोग नहीं, देश की संस्कृति को बनाने में कोई सहयोग नहीं, देश को आगे बढ़ाने में इनका कोई सहयोग नहीं। सहयोग है जम्मू कश्मीर में, किसका कितना सहयोग है ये नजर आता है। जो जवान बॉर्डर पर वीरगति को प्राप्त होता है उसका नाम क्या होता है वो भी पता है, उसका नाम अमित होता है। और जो आतंकवादी सीमा में घुसपैठ करता है उसका नाम क्या है वो भी पूरा देश जानता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप फजील अहमद जी? अपने गिरबान में झांक देखिए, जनता आपको सुन रही है, अपनी बातों को जरा सोच समझ कर बोलिए। जनता आपको सुन रही है, जनता सिर्फ आपको सुनते समय सिर्फ आपको सुनती नहीं है, अपना एक मोटिव भी बनाती है, अपना मैडम पूरे मकान में एक भी पिलर नहीं है, ये मकान वैसे डेंजरस में है,
पूरे मकान में नीचे एक अरे भी यार, पिलर नहीं है। रिंकू जी की बात चैनल में सुनिए। कितना बोल रहे हैं। पूरे ठीक है, मकान में फजीला मैम एक मुझे भी एक पिलर मिनट नहीं है, मकान पूरा के हॉल लिए बनाया हुआ है ये। इन लोग का क्या योगदान है, आप कौन मकान जानता है दिखाइए, इनको? पूरे मकान में एक भी पिलर नहीं है, पूरा सहयोग मकान हॉल बनाया हुआ है। मकान वैसे ही वो मैम डेंजरस कंडीशन में है वो। ये अवैध तरीके से मस्जिद संचालित करना और वहां से मदरसा भी संचालित करना कहाँ तक अरे सही है, आप बताइए ना। आप लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। खैर, पुलिस को अब इनके वक्त- खिलाफ एक कार्रवाई छोटा सा करनी। ब्रेक मुझे लेना पड़ा, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पे लौटूंगी। इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरीके से फजील अहमद ये कह रहे हैं, पूरा देश जानता है, हर एक हिंदुस्तानी जानता है, इस देश में रह रहा एक एक नागरिक जानता है कि बॉर्डर पर जब एक जवान वीरगति को प्राप्त होता है तो उसका नाम क्या होता है, और जो सीमा पर घुसपैठ करता है, जो आतंकवादी बम विस्फोट करता है, जो हमले करता है हमारे जवानों पर, हमारे हिंदुस्तान के लोगों पर, उसका नाम क्या होता है, ये भी पूरा देश जानता है, इस देश का एक एक नागरिक जानता है। ऐसे में इस तरह की बातें स्वयं के गिरेबान में झांक कर बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बातें तमाम सवाल खुद ब खुद खड़ी कर देती हैं। पहले एक स्थान पर एक घर खरीदना, हिंदू बहुल इलाके में, एक घर के बाद दूसरा घर खरीदना, दूसरे घर के बाद तीसरा घर खरीदना, तमाम लोगों को इकट्ठा करना और फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में उस हिंदू बहुल इलाके का मुस्लिम बहुल इलाका बन जाना। क्या ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है? जिस तेजी के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या ये इशारा कर रही हैं गजवाए हिंद की तरफ कि गजवाए हिंद के मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है जिहादियों द्वारा, या फिर भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिंकू स्थानीय निवासी पीतमपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिंकू का पहले रुख करेंगे। रिंकू, जिस तरीके से फंडिंग की बात आ रही है, कौन है जो फंडिंग कर रहा है? इतने बड़े लेवल पर वहां पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यहां तक कि मदरसा भी संचालित हो रहा है। क्या ये मदरसा रजिस्टर्ड है? मैम इसके बारे में तो हमें नहीं पता कि रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन इनकी जो फंडिंग हो रही है ना, जो यहाँ दुबई से इनको मकान दे के गया है, वो फंडिंग कर रहा है टोटली इनको। और पूरा मैम मकान पे एक भी पिलर नहीं है, पूरे मकान पे पूरा हॉल बनाया है उन्होंने। मतलब वो डेंजरस कंडीशन में है कि अगर वो मकान गिरा, बारिश के मौसम वैसे ही हो रहा है, आसपास के और सारे मकान जाएंगे मैम उसमें। यानी कि, और वो वैसे भी गली में कोने वाला मकान है, कोने वाला है मैम, कोई एक सिंगल पिलर नहीं है उसके अंदर। अभी फिलहाल आज भी वही सिचुएशन थी जिस तरीके से बार बार होती है कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैम वैसे फ्राइडे को इनका 250-300 आदमी इकट्ठा होता है, और जो रेगुलर है फ्राइडे के अलावा इनके 20-25 लोग डेली होते ही है। अमित शंकर जी, हमेशा यही देखने को मिलता है, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, कि क्या ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? क्या ये गजवाए हिंद के तहत कोई साजिश है? कोई आका है जो विदेशों में बैठते हैं और इन लोगों को फंडिंग करते हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं? नहीं तो एक इलाके में अचानक से इतने सारे मकान कैसे खरीद लिए जाते हैं? उनका जी इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। ये आपको, हमको और इस हिंदुस्तान के सारे लोगों को पता है कि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का पूरे विश्व में अकेला देश है, उसका इस्लामीकरण करने का प्रयास आज से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। और जब से मोदी सरकार आई है, तब से इस्लाम को बहुत बड़ा खतरा हो गया है कि अरे भाई ये तो लग रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बना के ही मोदी जी मानेंगे। तब से इन लोग की जो हरकतें हैं थोड़ी सी और तेज हो गई। इसमें दो बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहली बात है वो ये है कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, वो कोई किस्सा कहानी नहीं था, वो हमारे ही देश में हमारी आंखों के सामने हुआ था। हम सरकार के भरोसे बैठे रह गए थे और कश्मीरी पंडित, एक एक कश्मीरी पंडित को रातों रात अपना घर बार मकान सब कुछ छोड़ के अपने देश में शरणार्थी की तरह आज तक रहने पे मजबूर होना पड़ा है। हिंदुओं की ये एक मुहिम होनी चाहिए, ये एक प्रयास होना चाहिए, ये एक चेष्टा होनी चाहिए कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो हिंदुस्तान में कहीं और किसी के साथ ना हो। और ये जो हम लोगों को बैठा शब्द, जो हम सॉफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, माइनॉरिटी और एक विशेष वर्ग, इससे काम नहीं चलेगा। मुसलमान को नहीं पता और देश की संस्कृति का नहीं पता, देश के बारे में नहीं पता, पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। लोगों को बैठा रखिए आप टीवी पर। फजील अहमद जी, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इनको नहीं पता भारत की संस्कृति। फजील अहमद जी, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप भी उनकी बात सुन लीजिए ना।
अरे तब तो भाजपा की सरकार थी कश्मीर में, देश में भाजपा की सरकार थी। नवासी में अमित शंकर जी, फजील अहमद जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। इनको बहुत मतलब बार-बार सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है। अरे थोड़ा समझदार लोगों को बिठा के चैनल चलाइए, क्या आपने मजाक बना रखा है? इस चैनल पे खाली हिंदू मुसलमान दिखता हो तो कहीं नहीं दिखता है। फजील अहमद जी, यहाँ पर क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फजील अहमद जी, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आप समझदार व्यक्ति हैं और मैं आप यहाँ मेरे मंच पर आए हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको अपमानित करना नहीं चाहूंगी। मंच पर आया हूँ तो पागलों के साथ थोड़े बैठ के मैं पागल बनूंगा। सर, अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें और इस तरीके से ना कहें। वो एक सम्मानित व्यक्ति है और इसी तरीके से आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। आप मेरे मंच पर आए हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें फजील अहमद जी। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो कुछ भी मत कहिए उल जलूल। अरे आप बताइए ना हमको, कश्मीर में जो घटना हुई उसको दिल्ली में किसकी सरकार थी? इनको याद है? पूछिए जरा, इनको मालूम है? अमित शंकर जी की पहले बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अमित शंकर ने आपकी बात सुनी ना फजील अहमद जी, आप भी उनकी बात सुन लीजिए। तब दिल्ली में कौन था? किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी दिल्ली के अंदर। एक बार अमित शंकर जी को और फजील अहमद जी को आमने सामने कर दीजिए। उनसे पूछिए कि जानते हैं कश्मीरी पंडित के बारे में? कुछ कश्मीर के बारे में जानते हैं? अमित शंकर जी की थोड़ी ऑडियो बढ़ाएं। जो आचरण आपके चैनल पूछिए ना उनसे कि दिल्ली में किसकी सरकार थी, बताएंगे वो। और यही आचरण जानते नहीं है, बस टीवी पे आके बैठ के फजील अहमद जी की बात तो सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बात तो सुनिए आप। देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, फालतू बात है। इन सब बातों से देश का कल्याण होना है। देश का कल्याण होता है बेरोजगारी पॉलिसी बनाओ, अपने घर के आसपास कहीं ना फटकने दिया जाए। सर, इतनी पॉलिसी है तो फजील अहमद जी कौन सी पॉलिसी नहीं है? अल्पसंख्यकों को इतनी रिजर्वेशन, इतनी पॉलिसी, सब कुछ तो दिया हुआ है, कहाँ पर क्या नहीं है? जितनी रिजर्वेशन, जितनी पॉलिसीज आपके लिए है उतनी शायद बहुसंख्यकों के लिए नहीं है जितनी रिजर्वेशन आपको मिलती है। तब भी आप पॉलिसी कह रहे हैं। इतनी योजनाएं आप लोगों के लिए है, अलग से एक विभाग आपके लिए है, आपके नाम पर अलग से एक विभाग है जो आप ही के कल्याण के लिए सोचता है। हमारे नाम पर विभाग नहीं है, अलग से आपके नाम पर अलग से विभाग है जो आप ही के लिए सोचता है, आपके कल्याण की ही बात करता है, आप ही के लिए योजनाएं चलाता है, आपके लिए पॉलिसीज बनाता है। तब भी आप रोना रो रहे हैं। जितना मिल जाए उतना कम है, जितना झोली में आ जाए उतना कम है। क्या लेके मानेंगे? पूरा हिंदुस्तान लेकर मानेंगे क्या? चैनल को बुलाना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे आप बुला लेते हैं। और हमने दे दिया। इनको पता है देश की संस्कृति क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है। आप बताइए ना देश की संस्कृति क्या है? आप पूजा पाठ में भी महिला पुरुष अलग अलग कर देते हैं। जेंडर इक्वालिटी आपके में नहीं है। और जब मैं पूछती हूँ किसका तर्क क्या है तो आपके पास उसका सवाल का जवाब नहीं है। बता दीजिए फजील अहमद जी, आप मुझे तर्क दे दीजिए, मस्जिदों में महिलाओं का आवागमन क्यों अलाउ नहीं है? मस्जिदों में महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? आपकी मस्जिद में हमेशा पुरुष ही क्यों दिखते हैं? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। अधिकार देता है अपनी इजाजत अपने धर्म के हिसाब से काम करने का। सर, धर्म के हिसाब से किस तरीके से? कोई तर्क तो होगा ना भाई, कोई तो तर्क होगा कि आप इस चीज को इस वजह से फॉलो कर रहे हैं। कोई तर्क है कि नहीं है? आपके पास अपने धर्म के लिए ही तर्क नहीं है तो आप कैसे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं? करप्शन है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है अस्पताल में। बस ये आपकी हमेशा की आदत है रटी रटाई। जब आपको जवाब नहीं होता आपके पास तो आप इन मुद्दों पर आ जाते हैं। चल गया, अब नहीं चलने वाला है। ठीक है फजील अहमद जी, जब आपके पास तर्क ही नहीं है तो फिर तो बात का फायदा ही नहीं ना। आप जब डेफिनेशन ही नहीं दे सकते, आप मुझे डिफाइन कर दीजिए। सब शांत है, आप डिफाइन कर दीजिए। जी बोलिए। सब गली के गुंडे टाइप के लोग हैं, ये बदतमीजी करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख लड़ाई बढ़ाई ये करो। अरे फजील अहमद जी, मैं ये सब नहीं, मैं आपको समय दे रही हूँ। फजील अहमद जी सब शांत है, आप मुझे तर्क दे दीजिए मेरे सवाल का। आप मुझे मेरे सवाल का तर्क दे दीजिए, सब शांत है। मुझे ये नहीं, मैं आपसे बस जो सवाल पूछ, क्यों बेतुका सवाल है? कैसे बेतुका सवाल है? 21वीं सदी में आप जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानते हैं और आप इसे बेतुका सवाल कहते हैं। आपको पुलिस पर विश्वास नहीं तो चले जाओ पाकिस्तान जाके रहो वहीं पे। रिंकू जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास जवाब ही नहीं है तो फायदा क्या है कि सवाल 10 बार पूछने का? आप मुझे ये बताओ, ठीक है, फजील अहमद जी, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, अब 2 मिनट का समय दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। अमित शंकर जी बोलिए। बुलाया मत करो यार डिबेट पर, मेरा दिमाग खराब होता है।
बंधु, हम तो बार बार कहते हैं कि पानी आप पी लें, विकास थोड़ा पर बात बीपी हाई हो करो, जाएगा, स्कूल अस्पताल दूसरों पर की बात बात करो। भी सुने मैं अगली बार महंगाई के अरे मुद्दे शांत पर हो आपको जाइए। जरूर बुलाऊंगी, मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए अमित शंकर जी की बात सुन लेते हैं। अमित शंकर जी बोलिए। सब किसान 8 महीना से धरना देकर बैठा है, उस पर बात नहीं करते, ये पागल लोग बैठे हैं बेवजह उल जलूल। अमित शंकर अरे जी भाई, पहले तो शांत आप हो दूसरों जाइए, से पानी रिस्पेक्ट के पीजिए। साथ बात करें आप और अपनी प्लीज मोहल्ले की उन्हें ना, उनकी आप बात अपने- सुनने दीजिए। आप अपनी माँ बहनें छुड़वाओ। अगर आपको ये उल जुलूल लग रहा है, आप अपनी माँ बहनें छुड़वाओ। हमारी कोई माँ बहन छेड़ेगा तो हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। कोई काम ठीक नहीं है, करता है। आपको उल जुलूल लग रहा है ना, आप पे 300 बंदे आके यहाँ पे चुन्नियां उतारते हैं लेडीजों की, आपके मौलाना खुद मानते हैं। आप अपने रिश्तेदारी में अपनी माँ बहनें छुड़वाओ। हमारी माँ बहन कोई छेड़ेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलिए फजील अहमद जी, अब जवाब है? नफरत फैलाने और झूठ बोलने, कंप्लेन, इनको प्रधान सरकार पे भरोसा नहीं, इनको पुलिस पे भरोसा नहीं, इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। क्या कर रही है? अरे कोई सिचुएशन खराब कर रहा है तो आप थाना कंप्लेन करते हैं, थाना सुनता है उसको। ठीक है अमित शंकर जी। जी मोनिका जी, देखिए इसमें 2-3 जो मूलभूत बातें हैं। पहली बात तो किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में कोई सार्वजनिक स्थान आप नहीं खोल सकते, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। आप कंप्लेन किए कहीं? फजील अहमद जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मुझे कार्यक्रम को विराम भी देना है, मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू अमित शंकर जी, बात पूरी करें आप। 100 करोड़ लोग देश में रहते हैं, 1.25 करोड़ का देश है ये। आपकी एक गली मोहल्ला से देश की कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन लगा रही है। आप प्रधानमंत्री को जीरो बोल रहे हैं, बोले कोई सुनवाई नहीं होती है। अब नहीं सुनवाई होगी तो कब सुनवाई होगी आपकी? भाजपा के शासित राज्य में आप रहते हैं, आपकी कंप्लेन हो ना, मुसलमान से मतलब नहीं। अमित शंकर जी की थोड़ी ऑडियो बढ़ा दें। खिलाफ कर रहा है, उस पर कानून कार्रवाई करता है। हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, हम लोग भी कंप्लेन करते हैं, नहीं कार्रवाई होती है तो हम लोग उसके अफसरों से बात करते हैं। फजील अहमद जी, एक मिनट मुझे उनसे लास्ट कमेंट लेने दीजिए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। फजील भाई बात सुनो जी। अमित शंकर जी बात पूरी करें। 70 बरस पहले ये देश फैसला कर चुका है कि ये भारत वर्ष है, ये संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तो जिसको शरिया चलाना है, दुनिया में जहाँ शरिया चलता हो वो वहाँ जाकर कौन चलाना चाह रहा देश? हम तो संविधान से चलते हैं और संविधान से चलाना चाहते हैं। आप किसी भी भारतीय से अगर पढ़े लिखे भारतीय से पूछोगे तो किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में मस्जिद चलाने का कोई बिल्कुल अमित शंकर जी, यही बात है कि सिर्फ इनके कानून नहीं, जो सरकार ने कानून बनाए हैं, जो संविधान के कानून है, उनको मानना होगा, शरीयत को नहीं। चलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फजील अहमद हमारे साथ है, अमित शंकर हमारे साथ है, खासतौर पर स्थानीय निवासी रिंकू जी भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए, अपनी बात उन्होंने रखी। और रिंकू जी, सुदर्शन न्यूज आपको भरोसा दिलाता है कि हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और हम आपके साथ इसी तरीके से खड़े रहेंगे। आप सभी खास मेहमान जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यहाँ पर यही सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि आखिर कौन है वो लोग जो फंडिंग करते हैं। अगर दुबई में बैठा एक शख्स इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, इन जिहादियों को फंडिंग कर रहा है, जो कि पीतमपुरा में रह रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने नाम कराना चाहते हैं, वहां पर हिंदू बहुल इलाके को मुस्लिम बहुल इलाका बनाना चाहते हैं, ये जिहादी षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनको आदेश देने वाला आखिर आका है कौन? कौन है जो विदेशों में बैठकर ये पूरी साजिश रचता है हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की? इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा, हम सभी को एकजुट होना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान था, है और आगे भी रहेगा। हम हिंदुस्तान, ये हिंदुओं का स्थान है और इसीलिए हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं और ये हमेशा यही रहेगा। कोई भी साजिश गजवाए हिंद की हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। पीतमपुरा जहाँ जहाँ से लोग आते हैं, सब लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। निकल नहीं सकते, बेटियां हैं हमारी, उनको निकलने नहीं देते, इतनी दिक्कत है यहाँ पर। पहले 2-4 पढ़ते थे, अब करते करते 200-300 बंदा आने लग गया। बहुत परेशान है, थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान है।